एवरीवन। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 4। जल्दी से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि पिछले सेशंस में हमने क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, सॉल्व की एक्सरसाइज 6.1। पार्ट 2 में हमने पढ़ा बीपीटी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया एग्जाम्पल्स में भी और साथ के साथ एक्सरसाइज 6.2 में भी। पार्ट 3 में हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसके एग्जाम्पल्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 6.2। अब हम 6.2 एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं और अभी हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं, अगर पुराना सेशन आपको देखना है तो प्रेस करना होगा आई बटन, राइट। और अगर आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम चाहिए तो क्या करना होगा, आपको करना होगा स्लेट को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन। नोटिफिकेशंस टाइमली एकदम पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, आज का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्राइटेरिया वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। क्राइटेरिया हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है। वो क्राइटेरिया किसका था? वो क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एक बार क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करें तो अगर मैं यहां पर लिखती हूं क्राइटेरिया, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो क्राइटेरिया वर्ड है ना, ये प्लूरल के लिए है, मतलब मैनी क्राइटेरिया, यहाँ मैनी के लिए यूज हो रहा है। अगर सिंगल होगा तो वहां पर होगा क्राइटेरियन वर्ड। अगर मैं यहां पर लिखूं तो वो होगा क्राइटेरियन, वो यहां पर होगा क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का मतलब क्या है? सिंगुलर, और क्राइटेरिया क्या है? हमारा प्लूरल है, राइट। तो क्राइटेरियन एंड क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया। तो अभी हम डिस्कस पहले करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। याद है आपको? याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताओ कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। मेरे लिखने से पहले आपको लिखना होगा। तो क्लास 7 एंड 9 को रिकॉल करते हुए अगर हम नंबर 1 क्राइटेरियन, एक है ना क्राइटेरियन बोलेंगे, अगर नंबर 1 क्राइटेरियन की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है ट्रिपल एस क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस, जहां पे एस स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड, है ना। अगर आगे हम नेक्स्ट क्राइटेरियन की बात करें फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स तो नेक्स्ट क्राइटेरियन जो पढ़ा हुआ है वो है SAS। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है ASA। क्लास 9 में इसकी हमने एक और फॉर्म, एक और वेरिएशन भी पढ़ी है, वो है AAS। कुछ याद आया आपको? और एक और क्राइटेरियन की बात करें जो हमने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो था RHS फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जहां पर हाइपोटेन्यूज की इक्वालिटी हम दिखाते हैं। H मतलब हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे साइड का मतलब है हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड्स बच जाती है, मतलब कि बेस या फिर परपेंडिकुलर, तो दोनों में से कोई एक अगर इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाए जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंसी का हम सिंबल की बात करें तो ये सिंबल हमने पहले यूज किया हुआ है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें कोई भी दो ट्रायंगल्स, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स को ड्रॉ करूं, कोई भी तरह की हमारी अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ कुछ इस तरह से, ये हमारी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल अगर मैंने ले ली, सेम वहीं से शेप से ले लेते हैं, एक और अगर मैंने ट्रायंगल ले ली तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं है?
याद है आपको सिमिलैरिटी की हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। क्या कंडीशंस हैं? अगर हम यहां बात करें कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी, अगर आपको याद है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। मेरे से पहले आपने लिखना है कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी में 2 कंडीशंस हैं, जल्दी से लिखो। और ये कंडीशंस जो है बेसिकली शेप एंड साइज वाली नहीं होनी चाहिए, ये नहीं मैं आपका एक्सेप्ट करूंगी शेप एंड साइज, मुझे एग्जैक्ट कंडीशन चाहिए। अगर 2 ट्रायंगल्स हैं हमें बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो मेरे लिखने से पहले आई होप आप लिख चुके हैं, अब मैं लिखती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स, अगर यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स मैंने ली है, इसका नाम ले लेते हैं हम ट्रायंगल। फर्स्ट वाली जो रेड वाली ट्रायंगल है इसका नाम ले लेते हैं हम ABC, और जो व्हाइट वाली ट्रायंगल है इसका नाम हम ले लेते हैं DEF। ठीक है, हमने यहाँ DEF इसका नाम रख दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगी? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद आया? अब बिल्कुल याद आया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी, क्या होने चाहिए? शुड बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा होने से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। एक्चुअल में नहीं, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सेकंड पार्ट भी मैंने शो किया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब यहाँ इक्वल नहीं लिखेंगे, अगर इक्वल लिख दे तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। यहां हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन। याद आया कुछ? हमने ऐसा पढ़ा है अपने प्रीवियस सेशंस में, पार्ट 1 अगर आप ध्यान से रिकॉल करो तो पार्ट 1 में हमने ऐसा ही कुछ डिस्कस किया है, और 6.1 एक्सरसाइज में भी हमने कुछ ऐसा ही डिस्कस किया है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लूं, तो अगर मैं AB लूं, ABC ट्रायंगल की, तो DEF की हम ले सकते हैं DE। तो ये जो रेशो है AB/DE ये इक्वल होना चाहिए AC/DF, और जो थर्ड रेशो बनेगा वो बनेगा BC/EF। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। और जो सिमिलर का साइन है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC, और ये जो ट्रायंगल दूसरी है कौन सी? DEF। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन है, स्लीपिंग एस। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी को दिखा सकते हैं। अगर सिमिलैरिटी को अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी से कंपेयर करूं, तो सिमिलैरिटी में क्या होगा? सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो याद है ना आपको, कॉन्ग्रुएंसी में अगर हम ये सारे 6 एलिमेंट्स देखने लग जाएं तो हमारा जो क्वेश्चन है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी कॉम्प्लिकेसी को खत्म करने के लिए क्राइटेरिया जो है वहां पर यूज होता है। तो सेम यहां पर भी हम क्राइटेरिया की बात करेंगे। क्राइटेरिया मतलब एक से ज्यादा है, क्राइटेरियन होगा तो वो एक होगा, क्राइटेरिया है तो ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ फिर से बात करूं, जो टॉपिक हमारा ऊपर था क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्राइटेरिया जो है हमारे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया है। अगर हम सबसे पहले क्राइटेरियन की बात करें तो सबसे पहला है AAA।
याद है आपको ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था। कई बच्चे पूछते थे मैम ट्रिपल एस है ट्रिपल ए क्यों नहीं है। ट्रिपल ए होने से कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स तो इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ट्रिपल ए जो हमारा क्राइटेरियन है वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए डेफिनेटली नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए है। ये जो ट्रिपल ए क्राइटेरियन है इसको आगे हम वेरिएशन दे देते हैं डबल ए के नाम से भी। किस तरह से हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरियन है फॉर सिमिलैरिटी जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे वो ट्रिपल एस है। ट्रिपल ए तो आपको पता लगा ना, एंगल एंगल एंगल। ट्रिपल एस यहाँ पर है साइड साइड साइड। और जो तीसरा क्राइटेरियन हम सिमिलैरिटी में आगे पढ़ेंगे वो है एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो इन तीनों क्राइटेरियन मतलब तीनों क्राइटेरिया को हम डिटेल में डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्राइटेरियन जो कि है ट्रिपल ए। तो रेडी हैं आप? अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम 6.3। क्या है थ्योरम 6.3? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हम तो क्या डिस्कस कर रहे थे? हम तो डिस्कस कर रहे थे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरियन है ट्रिपल ए, और वही ट्रिपल ए क्राइटेरियन इस चैप्टर में है एक थ्योरम की फॉर्म में, जो कि है थ्योरम 6.3। तो क्या है 6.3? इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल ट्रिपल ए, ताकि आपको याद रहे कि 6.3 में हम बात करेंगे ट्रिपल ए की। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। लेकिन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम ट्रिपल ए की हेल्प लेंगे। ट्रिपल ए की हेल्प लेने का मतलब दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें गिवन है इक्वल, लेकिन साइड्स जो है वो रेशियो में गिवन नहीं है इक्वल, और वो कैसे भी करके हमें प्रूव करनी है कि जब दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में आ जाती है। वो सिर्फ यही प्रूव करेंगे। आगे जब भी आपको दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं ना, तो आप ये मत कहना मैम आपने तो बोला तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जरूर होनी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी हम प्रूव करने वाले हैं जहां पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेकंड बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स डेफिनेटली होने वाले हैं, सिमिलैरिटी हम वहां पर शो करने वाले हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यही तो हम बात कर रहे हैं ट्रिपल ए की, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन, मतलब उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो रेशियो में अपने आप आ जाएगी। मतलब पहली कंडीशन हमें गिवन है, दूसरी कंडीशन अपने आप आ जाएगी। दोनों कंडीशंस आने से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो जल्दी से प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट है, प्रूव करना है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम वहां पर ड्रॉ करते हैं क्या, फिगर। तो ऑब्वियसली दो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करेंगे, तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो दो ट्रायंगल्स हमारी कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी ट्रायंगल 1, आपको तो मेरी ड्राइंग मालूम ही है, और ये मैंने ड्रॉ की सेकेंड ट्रायंगल, और मैं यहाँ पर ये शो करना चाहती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे होंगे, जहां पे दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। एक कंडीशंस तो उन्होंने हमें पहले से ही दे रखी है। वो कंडीशंस क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। दोनों ट्रायंगल्स का एक बार नाम रख देते हैं हम। फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, हमारी फेवरेट ट्रायंगल एबीसी, और सेकंड फेवरेट ट्रायंगल डीईएफ, राइट। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स आ चुकी हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें गिवन क्या है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, ये मेंशन करेंगे हम गिवन में, ठीक है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये सब कुछ हमें गिवन है। तो साथ के साथ गिवन लिख भी देते हैं। जब इतना शो कर ही दिया तो हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल, एक एबीसी ट्रायंगल गिवन है हमें,
ABC एंड ट्राइंगल DEF, दोनों ट्राइंगल्स गिवन है और इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और तीसरा कौन सा एंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, अब हम अगर टू प्रूफ की बात करें, स्टेटमेंट में से भी हम देख सकते हैं, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये जो इफ के बाद वाली लाइन है ये हमने गिवन में लिख दिया, देन के बाद वाली लाइन आती है हमारे टू प्रूफ में। बहुत ही सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट है जिसको हम मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम बात करते हैं AB के लिए हम लिखेंगे DE, ठीक है, इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, ये हमें प्रूव करना है। देन के बाद वाली लाइन हमने प्रूव करनी है, लेकिन कुछ और भी है, वो क्या है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब हमें टू प्रूव में रेशियो जो है साइड्स का वो तो बताना ही बताना, साथ के साथ ये बताना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के साथ सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर का साइन आपको समझ में आ रहा है ना, नीचे वो इक्वल नहीं डालेंगे, वो कॉन्ग्रुएंसी में डालते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। ये जो ट्राइंगल है DEF थोड़ी सी बड़ी बनाई है ABC ट्राइंगल से, तो हम क्या करेंगे, ये जो DE साइड है इस पे एक कट लगाना है कुछ इस तरह से, ये हम ले लेते हैं P पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पर DF पे भी एक कट लगाना है जिसको हम ले लेते हैं Q। ये कट एकदम सिंपल ऐसे ही रैंडमली नहीं है, ये इस तरह से लेना है कट कि जो DP है वो AB के इक्वल होगा। ठीक है, सेम वे से जो DQ है वो AC से इक्वल होगा। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को करना है ज्वाइन, और जो कंस्ट्रक्शन की है वो लिखना पड़ेगा, टेक पॉइंट्स P एंड Q ऑन, P किस पे लिया हमने, DE पे, एंड Q किस पे लिया हमने, DF पे रिस्पेक्टिवली। आपको रिस्पेक्टिवली तो पता होगा कहाँ लिखते हैं रिस्पेक्टिवली, सच दैट, इस तरह से हमने पॉइंट्स लेने हैं, सच दैट कि जो हमारी DP लाइन बनेगी वो DP लाइन AB के इक्वल होनी चाहिए, एंड जो DQ लाइन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, AC की। एंड दोनों पॉइंट्स लेने के बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन भी करना है, ज्वाइन PQ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। और मैं प्रूफ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ जो सिमिलैरिटी है ना हमारी AAA जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी आपको मालूम है, आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ली ABC और दूसरी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से बनेगी DPQ। ये दो ट्राइंगल्स ले ली। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल D है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये गिवन में हमने लिखा है, तो रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या, गिवन। ठीक है, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी तो आपको आती है कैसे हम प्रूव करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ AB इक्वल टू किसके है, AB इक्वल टू DP है ना, और AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है DQ। इन दोनों का कॉमन रीजन है, इन दोनों का कॉमन रीजन हम लिख सकते हैं बाय, आप बताओ, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें हमें चाहिए, और तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। और हम रीजन लिखेंगे क्यों दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने दो साइड्स ली हैं और एक एंगल लिया है।
ठीक है, ये जो दो साइड्स लिए ना ए बी और ए सी, डीपी और डीक्यू, और एंगल इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, मालूम है ना इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, ये दो साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पर ये जो इंक्लूडेड एंगल की वजह से जो हमारा क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी है वो क्या है, एस ए एस, सिंपल। तो वहां पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्राइटेरियन लिख देते हैं हम एस ए एस। और हमने ऐसा क्यों किया, बेसिकली आपको मालूम है कॉन्ग्रुएंसी हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करते हैं ताकि जो दो ट्राइंगल्स है ना उसके कुछ एलिमेंट्स हमें मिले और फर्दर हम उसको इक्वल शो कर पाए। तो इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को हम इक्वल दिखा के ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, याद आया ना आपको सीपीसीटी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ और एलिमेंट्स हमें इक्वल मिल जाए। तो वो क्या इक्वल मिलेंगे मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। ट्राइंगल एबीसी और डीपीक्यू कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम एंगल पी हम शो कर सकते हैं कि एंगल बी के इक्वल है, और एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के इक्वल है, रीजन सीपीसीटी। बस यही कुछ मेंशन मैं यहाँ करना चाहती हूँ। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। एंगल बी पहले क्यों लिखा, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी हम पहले ले रहे हैं, ठीक है। एंगल बी एंगल पी के इक्वल, यहाँ पे भी देख सकते हैं बी सेंटर में है, पी सेंटर में है। और एंगल सी की बात करें तो एंगल सी यहाँ लास्ट में है, तो मतलब क्यू के इक्वल होगा। आपको वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स की कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है, ठीक है। और इन दोनों का रीजन कॉमन है, सी पी सी टी। फेवरेट रीजन रहता है ये बच्चों का कॉन्ग्रुएंसी में। जैसी कॉन्ग्रुएंसी कोई प्रूव होती है ना, आगे बच्चे एकदम बोलते हैं मैम सीपीसीटी। आपका भी होगा डेफिनेटली, मुझे मालूम है ना। तो यहाँ पर हमारे सीपीसीटी से ये जो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं ना, कौन से एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी आ चुका है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू आ चुका है। लेकिन एंगल बी तो किसी और के इक्वल था। एंगल बी अगर गिवन में देखें एंगल ई के इक्वल था, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल था। तो यही कुछ आगे हम लिख देते हैं, ठीक है। बट एंगल बी और एंगल सी दोनों के बारे में एक साथ, एंगल बी किसके इक्वल है, ऊपर गिवन में देखें तो एंगल बी ई के और एंगल सी एफ के। एंगल बी जो है किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तो इससे हमें ये पता लगता है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी जो है पी के इक्वल है, एंगल बी जो है ई के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। सेम सी क्यू के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल है। फिगर में देखते हैं P को E के बराबर बोला है, Q को F के इक्वल बोला है, P को E के इक्वल बोला है, Q को F के इक्वल बोला है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर ये दो लाइंस हैं PQ एंड EF, एंगल P E के इक्वल है, एंगल Q F के इक्वल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने से वो जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ऐसा तो पढ़ा हुआ है क्लास 7 में। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर एंगल P इक्वल टू एंगल E है, एंगल Q इक्वल टू एंगल F है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट PQ लाइन इज पैरेलल टू, किसके, ऊपर फिगर में देखते हैं PQ लाइन इज पैरेलल टू EF लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया PQ लाइन इज पैरेलल टू EF लाइन। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इजंट। तो इस तरह से हमने लाइंस को प्रूव कर दिया पैरेलल। अब आप सोचेंगे मैम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, मैम ने ये पैरेलल क्यों शो किया। अब आप देखो ना, टू प्रूफ में हमें रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं, और रेशियोज कहाँ से आएंगे, रेशियोज में देखो ये लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, और पैरेलल लाइन होने से कुछ रेशियो तो मिलता है हमें। याद है ना कौन सी थ्योरम है वो, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ लगेगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या बोलेंगे, रेशियो जल्दी से बताओ, बीपीटी अप्लाई करो। यहाँ पर पी क्यू पैरेलल टू EF है, तो ये होगा DP by PE, ठीक है।
मेरे से पहले आप लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, dp बाय पीई इक्वल टू, आगे अगर हम दूसरी साइड का रेशो ले तो dq बाय qf, isn't? dq बाय qf, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने लिया dp बाय पीई किसके इक्वल, dq बाय df। अब ये जो dp है हमारा वो एक पूरी ट्रायंगल का एक पार्ट है, लेकिन pe से कुछ मजा नहीं आ रहा है, pe नहीं चाहिए मुझे, de चाहिए। तो पूरी लाइन में से एक छोटे से सेगमेंट को बड़ा करने के लिए क्या करना है, याद है ना, हमें करना होता है +1 फ्रैक्शन में, और जिस भी पार्ट को बड़ा करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। pe को बड़ा करना है ना, तो हम क्या करेंगे, pe को न्यूमरेटर में ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा pe बाय dp इक्वल टू qf बाय dq, दोनों साइड प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा pe बाय dp +1 इक्वल टू qf बाय dq +1। ले लेंगे एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड आया dp और राइट हैंड साइड आया हमारा dq। तो करेंगे सॉल्व एलसीएम को, तो हमें ऊपर मिलेगा pe प्लस dp और आरएचएस में क्या मिलेगा, qf प्लस dq। एक बार फिगर में देखते हैं, pe प्लस dp क्या है, pe प्लस dp पूरा de है, लिख दे हम de, ठीक है, हम लिख देते हैं, यहां हमने लिख दिया de बाय dp इक्वल टू df बाय dq, सॉरी qf प्लस dq अपॉन dq। तो qf प्लस dq क्या है, qf प्लस dq, यहां देखो qf प्लस dq क्या है, वो पूरा df है, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं हम ऐड करके df, यही तो हम चाहते हैं, पूरी लाइन हमें मिल जाए, ठीक है। अब ये जो de और जो df हमें मिल गया ना, इसको वापस से रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, तो हमें मिलेगा dp अपॉन de, रेसिप्रोकल किया ना, और आरएचएस को भी करेंगे dq अपॉन df, बेचारे नीचे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, dp और dq को रिप्लेस करना है। dp किसके इक्वल है, कंस्ट्रक्शन में देखिए dp ab के इक्वल है और dq ac के इक्वल है, तो ये भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे dp को रिप्लेस कर देते हैं ab से, अपॉन de इक्वल टू dq को रिप्लेस कर देते हैं ac से। रीजन जरूर लिखेंगे, रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया, ठीक है। बहुत ही समझदार हो, आपको समझ आ चुका है कि हम बहुत मतलब नियर जा चुके हैं टू प्रूफ के। ये देखो ab बाई डी इक्वल टू ac बाई डी एफ, टू प्रूफ देखें, ab बाई डी इक्वल टू ac बाई डी एफ, दो रेशो इक्वल हो चुके हैं। अब ये तीसरे रेशो को मतलब ab बाई डी, ये जो हमारा ab बाई डी यहाँ पर आया इक्वल टू ac बाई डी एफ, अगर हमें ab अपॉन डी को bc बाई ef करना होगा ना, तो ये पूरी कहानी रिपीट करनी होगी। और आपको मालूम है मैथ्स में हम क्या करते हैं, जब पूरी सेम टू सेम स्टोरी रिपीट होती है तो उसको रिपीट नहीं करते, एक पावरफुल वर्ड है हमारे पास, मालूम है वो पावरफुल वर्ड कौन सा है, आपको तो पता ही होगा, क्लास 9 में आप थ्योरम्स करके आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखो वो पावरफुल वर्ड कौन सा है। मेरे से पहले लिखना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और ये मैंने लिख दिया, ये है सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली ab अपॉन डी इक्वल टू bc अपॉन कौन सा रेशो है, थर्ड, bc अपॉन ef। मतलब पूरी कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली ने सारा काम हमारा जो है जो क्लियर कर दिया, इजी कर दिया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ab अपॉन डी इक्वल टू ac अपॉन df इक्वल टू bc अपॉन ef। यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देखो ये चीज जो है ab बाई डी इक्वल टू ac बाई डी एफ इक्वल टू bc बाई ef, यही तो हमारी सारी कहानी है टू प्रूफ की। लिखे हम हेंस प्रूव्ड ना, हेंस प्रूव्ड नहीं लिख सकते क्योंकि आधी कहानी अभी बाकी है, आधी नहीं है, 80-90% हो गई है, 95% हो गई, 99% हो गई है, 1% बचा है,
टेंशन नहीं लेनी। अब हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे? सिंपल, जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स रेशियो में आ चुकी है, बस साथ में हम लिखेंगे ऑल्सो। ये जो 1% है लिखना होगा ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू। मेरे साथ शाउट करो, कहाँ? कमेंट बॉक्स में ही शाउट कर सकते हो आप लोग। ए बी सी किसके इक्वल है? डी ई एफ के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इन तीनों का रीजन है गिवन। ये तो हमें गिवन है। तो किसी दो ट्राइंगल्स में अगर साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो सिमिलैरिटी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है किससे? DEF। अब जाके फाइनली सांस लेते हैं और लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। इज इट? एक बार क्वेश्चन को ऊपर से गो थ्रू करते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। हमें स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो जल्दी से बताओ कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए, और अगर सेम रेशियो में है तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होने चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं। गिवन तो लिख लें पहले, टू प्रूफ भी तो लिख लें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? P पॉइंट लिया और Q पॉइंट लिया इस तरह से कि DP लाइन AB के इक्वल हो जाए और DQ लाइन AC के इक्वल हो जाए, और ये जो बीच के एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल A एंड D, इससे क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी बाय SAS से। और कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने CP/CT की हेल्प से क्या किया? एंगल B एंगल P के इक्वल कर दिया, एंगल C एंगल Q के इक्वल कर दिया। बट एंगल B और एंगल E और एंगल C और एंगल F, इनकी इक्वालिटी तो हमें गिवन थी। यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम रीजन, ठीक है? यहाँ तो रीजन भी तो लिखना था हमें गिवन, ये तो हमें गिवन है। तो इससे हमें क्या पता लगा? एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये सारी कहानी यहाँ तक हमने सिर्फ इसलिए की है कि वो दो लाइन जो वहां पे चुपचाप पड़ी है ना, PQ, एक तो कंस्ट्रक्शन से लाए, ये पैरेलल प्रूव हो जाए, बस इसी के लिए इतना हमें करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी पड़ी। पैरेलल होते ही हमने BPT लगा दी, BPT लगाते ही हमें रेशियो मिला। रेशियो जो है छोटी लाइन के लिए मिला, बड़ी लाइन करना हमें आता है, हमने पढ़ा है। हमने क्या किया? +1 दोनों साइड किया रेसिप्रोकल करके, क्योंकि जो नीचे वाली चीज उसको बड़ा करना है, पूरा करना, तो ऊपर भी लाना पड़ेगा। बस इस तरह से करते रहे हम, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, आपने देखा है। और हमें फाइनली वो प्यारे से 2 वर्ड्स बोलूंगी, एक नहीं है, प्यारे से 2 वर्ड्स मिल चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। तो अब यहाँ पे हमारा AAA क्राइटेरियन की क्लैरिटी हो चुकी है, उसको प्रूव भी कर चुके हैं। अगले क्राइटेरियन को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि ये जो क्राइटेरियन हमने पढ़ा है ना AAA, इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारी है 6.3, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। ऐसे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रूव करेंगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट और दूसरे क्वेश्चंस, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम जब जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, राइट? तो मैं कुछ इसी तरीके से ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो AAA के बेसिस पे हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4 ऑफ योर NCERT बुक, टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर बात हो रही है इन फिगर 6.29, ये बुक का क्वेश्चन है, जो बुक में 6.29 फिगर है, यहाँ पे शो भी हो रही है। और यहाँ पे ये बोला है इफ PQ इज पैरेलल टू RS, शो भी कर देते हैं, PQ पैरेलल है RS, पैरेलल के लिए आपको मालूम है इस तरह से एरो हम शो कर सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू RS, then prove that triangle POQ is similar to triangle SOR। यहाँ पर मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहूंगी। ये गुरु मंत्र मेरा भी मान सकते हो, मानना है तो मान सकते हो, वैसे NCERT का भी गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र ये है कि ये जो आपका AAA क्राइटेरियन है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया, AAA क्राइटेरियन किसका? सिमिलैरिटी का। ये AAA क्राइटेरियन आपको जरूरी नहीं है कि आपको दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स देखने पड़े, आप इसको AA क्राइटेरियन की तरह भी ले सकते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? यहाँ पर अगर मैं छोटी सी 2 ट्राइंगल्स बना देती हूँ, एक ये इस तरह से मैंने एक ट्राइंगल बनाई और एक और मैंने ट्राइंगल बना दी कुछ इस तरह से, तो मैंने इसका नाम रख दिया कुछ ऐसा नाम जो ये अभी पहले नहीं है, ठीक है, ABC। ये थोड़ा मेरा रफ वर्क चल रहा है यहाँ पर।
ये यहाँ पे मेरा थोड़ा रफ वर्क चल रहा है आपको समझाने के लिए। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरी ट्रायंगल हम ले लेते हैं DEF, मेरे वही फेवरेट ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और एंगल C और F की मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल D की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है। एंगल B की जो इंफॉर्मेशन है एंगल E से मिल गई। सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन है, डबल A क्राइटेरियन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो हमें एंगल C और F की इक्वालिटी तो गिवन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर यहाँ पे दो एंगल्स हमें इक्वल है, एक किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के साथ इक्वालिटी है, तो तीसरा एंगल जो है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। कैसे, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। एंगल ए और एंगल डी हमें मिल जाता है 50 डिग्री, ऐसे जस्ट एग्जांपल ले लिया। एंगल बी और एंगल ई हमने एग्जांपल ले लिया 60 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा, ए 50 है, बी 60 है, 50 एंड 60 हो गया 110। 180 से माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो है DEF ट्रायंगल में भी अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी तो ट्रायंगल है, वहां पर भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो लगेगी। तो D भी 50 है, E भी 60 है, तो यहाँ पर एंगल F ऑटोमेटिकली 70 डिग्री आएगा ना। तो एंगल C और एंगल F तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ, ये जो गुरु मंत्र मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने हैं, ट्रिपल ए मत देखो, डबल ए देखते ही आप बोल दो, और आप चाहे तो रीजन में डबल ए ही दे सकते हो, ठीक है। तो ये गुरु मंत्र आपको समझ में आया। करते हैं इसको इरेज। ये जो एक्स्ट्रा जो है ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेसिकली, ये तो बस आपको समझाने के लिए है। इसको करते हैं हम डिलीट, ठीक है। ये कर दिया हमने डिलीट, इसको भी कर दें डिलीट। ऐसी फालतू में हमें फिर परेशान करेगा, ऐसा लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कर दिया सारा डिलीट, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में मतलब ट्रिपल ए क्राइटेरियन है, मान लो डबल ए क्राइटेरियन ही है। कहीं पे भी दो ट्राइंगल्स में अगर आपको दो एंगल की इक्वालिटी मिल जाए ना, वहीं के वहीं दोनों को सिमिलर शो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो वही लिखते हैं हम। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, इस पूरे फिगर में हमें गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS, और फिर हम टू प्रूफ की बात भी कर लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म पहले से ही है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। क्या मुझे यहाँ पे ये बताने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है कि अगर हमने ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR ले लिया, या फिर मैंने ट्राइंगल SOR की जगह ROS ले लिया, क्या वो एक ही बात है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो P का कॉरेस्पॉन्डेंस S है, O का कॉरेस्पॉन्डेंस O है, Q का कॉरेस्पॉन्डेंस R है, P का कॉरेस्पॉन्डेंस R नहीं है। तो ऐसा बोलना पूरा गलत होगा। ये मालूम है ना आपको, जैसा हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है वैसा सिमिलैरिटी में भी है, ठीक है। तो ये चीज हम उल्टा सीधा नहीं करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही चलेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो जो दो ट्राइंगल की बात हम सिमिलर यहाँ पे शो करना चाहते हैं, उसको डेफिनेटली हम फोकस में डालेंगे। पहले यहाँ बात हो रही है PQ इज पैरेलल टू RS। ये जो PQ लाइन है वो RS के साथ पैरेलल है। जहां दो पैरेलल लाइन होती है ना, वहां ट्रांसवर्सल ढूंढने की कोशिश किया करो। PQ पैरेलल टू RS है, तो ये जो PS लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल होते ही उसके पैरेलल लाइंस की सारी जो एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो एंगल है ना यहाँ पर, ये वाला कौन सा एंगल, एंगल QPO, ये इक्वल हो जाएगा ये S वाले एंगल OSR। बता सकते हो, ये देखो Z बना है यहाँ पर। आपको ये थोड़ी सी ड्राइंग में अपनी अच्छे वाली ड्राइंग है ना, मेरी बहुत ही अच्छे वाली ड्राइंग में आपको यहाँ पे एक Z दिखाना चाहती हूँ। देखो स्लीपिंग Z, नींद आ गई है, Z सो चुका है, और इस Z के ये दो एंगल्स है ना, ये अगर ऐसे मैं Z बनाऊं तो ये दो एंगल्स इस तरह से, ये दो एंगल्स जो हैं Z वाले एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सेम एक और Z भी बनेगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है, अब मेरा मूड बन गया ड्राइंग करने का, कलरिंग करने का। एक Z ये भी बन रहा है, ठीक है, ये बना ना, ये भी Z बन रहा है हमारा। तो ये वाले एंगल्स
ये वाले एंगल्स क्या है, ये आपस में इक्वल होंगे। दो एंगल की इक्वालिटी दिखा दी, मन कर रहा है तो तीसरा एंगल भी ले लो भाई, ज्यादा परेशान मत हो। ये दो एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट आ चुका है। थोड़ी ड्राइंग को पीछे हटा के एंगल्स हम देखें तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये जो इधर z बना है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। आप भी सोचोगे कि मैम ने z क्या दिखा दिया यहाँ पर, ये हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, भाई रीजन दे देते हैं, गिवन है ये, तो हमने तो अपनी साइड से कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये वाला व्हाइट वाले एंगल्स कौन से हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको व्हाइट वाले एंगल्स, ये लिख देती हूँ। एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल, ये वाला व्हाइट वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा आर एस ओ। ठीक है, आर एस ओ। ऑल्सो दूसरा भी अपना z, ग्रीन वाला z दिखा देते हैं। ग्रीन वाला z आपको दिख रहा है ना, तो ग्रीन वाले z में ये q एंगल, तो ये q एंगल कौन सा बनेगा, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल, ये ग्रीन वाला एंगल कौन सा, r वाला, तो ये हो जाएगा एस आर ओ। एस आर ओ, रीजन दोनों का कंबाइन कर देते हैं। रीजन यहां पर रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 7th क्लास वाली बात है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। दो एंगल आ चुके हैं, मन कर रहा है तो मैंने बोला था ना कि ये जो इसको ग्रीन कलर कर दिया, इसको ब्लू कर देती हूँ ताकि मेरी ड्राइंग और अच्छे से आपको पहुंच जाए। ये ब्लू कर देती हूँ। ठीक है, व्हाइट वाले एंगल्स, ग्रीन वाले एंगल्स, ब्लू वाले एंगल्स। राइटिंग तो चौक है मेरा, ब्लैक बोर्ड का चौक है, तो रहेगा मेरा व्हाइट कलर में ही। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर, ये ब्लू वाला, और इसका रीजन वही 7th क्लास वाले रीजन है, वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तीनों एंगल्स आ चुके हैं, और ये तीनों एंगल्स देखा जाए दो ट्राइंगल्स बन रही है ना यहाँ पर। ये वाली ट्राइंगल कौन सी है, पी ओ क्यू, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू, दोनों ट्राइंगल्स के 3 एंगल इक्वल शो कर चुके हैं, तो सिमिलैरिटी का सिंबल लगा सकते हैं। और दूसरी ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से बात करेंगे, पी का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, ये पी का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, एस है, तो पी के साथ हमने लिखा एस। ओ का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, ओ का कॉरेस्पॉन्डेंस ओ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओ। क्यू का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, यहाँ देखो सेंटर में क्यू का कॉरेस्पॉन्डेंस आर है, तो क्यू का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, आर है। ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर, ये तो हमें कुछ प्रूव करना है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। रीजन दे दो, क्योंकि 3 एंगल आपने शो किए हैं, आप ट्रिपल ए क्राइटेरियन लिख सकते हैं, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, और हेंस प्रूव्ड कौन लिखेगा, हेंस प्रूव्ड। अगर आपने 2 एंगल शो किए होते तो आप डबल ए कर सकते, एक स्टेप कम हो जाता, टाइम भी बच जाता, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे वहां पे, चाहे डबल ए लगाओ या ट्रिपल ए लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7। ये भी हमारा ट्रिपल ए बोलो या डबल ए बोलो, दोनों पे बेस्ड है। आज के जितने भी क्वेश्चंस है इस सेशन में वो हमारे ट्रिपल ए या डबल ए वाले ही हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी है और एनसीईआरटी बुक की ये फिगर भी अवेलेबल है। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, ये यहाँ पर स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, बच्चे 1.2 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं, स्पीड है यहाँ पर। और ये स्पीड हमें कहीं ना कहीं जो है डिस्टेंस में कन्वर्ट करनी है यूजिंग फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम है, साइंस तो आपको अच्छे से आती ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ये जो स्पीड है ये इसकी हेल्प से डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गर्ल है इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे शो कर देते हैं फिगर में, ये जो गर्ल है इसकी हाइट क्या है, 90 सेंटीमीटर। ओके, साथ के साथ लैम्प पोस्ट ये दिख रहा है, लैम्प पोस्ट की यहाँ पर हाइट, इफ द लैम्प इज 3 पॉइंट, ये दी हुई है लैम्प पोस्ट की भी हाइट,
ये दी है 3.6 मीटर। ध्यान रहे एक चीज मीटर में है, दूसरी चीज सेंटीमीटर में है, तो ये हमें कन्वर्ट करना जरूरी है वहां पर। ठीक है, आगे हम बात करें, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। उसकी जो शेडो है ना, ये देखो यहाँ पे शेडो दिखा भी रखा है, ये हमें DE फाइंड करना है, ये DE यहाँ पे फाइंड करना है। इसको हम मिस्टर एक्स ले लेते हैं, है ना, मैथ्स में बहुत ही एक्स फाइंड होते हैं, मिस्टर एक्स हमने यहाँ पर ले लिया। और ये जो गर्ल है ना, ये लैम्प पोस्ट के बेस से चलना बेचारी स्टार्ट हुई थी और ये D तक पहुंची थी। तो यहाँ पर ये जब B पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई, D तक पहुंची, तो इसने कितना टाइम लिया, यहाँ पर शो किया हुआ है 4 सेकेंड में। तो यहाँ ये जो BD डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए तो स्पीड भी हमें गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और साथ के साथ हमें क्या गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है। तो हम BD इजिली निकाल सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, BD ही निकाल देते हैं और जो कुछ गिवन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, फाइंड है तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं AB क्या है, AB है हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। ठीक है, और ये हाइट कितनी है, ये हमें गिवन है 3.6 मीटर। ठीक है, आगे हम बात करें CD, ये क्या है, गर्ल की हाइट है ना, हाइट ऑफ द गर्ल, गर्ल का कोई नाम नहीं इन्होंने दिया, ये हो गया 90 सेंटीमीटर। अभी देखो स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है और ये जो गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। आपको आता है कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया हमने, तो ये 10 से 10 हमारी कैंसिल होगी। ठीक है, और 9/10 हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 0.9 मीटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हाइट ऑफ गर्ल आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने जैसे बोला, डिस्कस किया है कि BD जो है डिस्टेंस है, बट वो गिवन नहीं है डिस्टेंस, रादर स्पीड और टाइम गिवन है। तो BD हम फाइंड कर सकते हैं बाय राइटिंग फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि BD तो एक डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, सेकेंड में ही है, कोई कन्वर्जन नहीं है, 4 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4.8 और यूनिट रहेगी मीटर क्योंकि डिस्टेंस है। चलो BD भी हमारे पास आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ED। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करेंगे, AA कैसे अप्लाई करेंगे। पहले हमें दो ट्राइंगल्स यहाँ देखनी पड़ेगी, दो ट्राइंगल यहाँ पर बन रही है, देखो ABE। अगर मैं अपने यहाँ ड्राइंग दिखाऊं तो ग्रीन कलर के एक ट्राइंगल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ग्रीन कलर से बेटर येलो कलर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर, ये वाली बड़े वाली ट्राइंगल, ये हमारी इस तरह से, ये हमारी ट्राइंगल बड़े वाली बन चुकी है। और एक छोटे वाली ट्राइंगल है। ठीक है, छोटे वाली ट्राइंगल मैं पिंक कलर से दिखा देती हूँ, एक ये छोटे वाली ट्राइंगल है ना। अब थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो रहा है हमें। ठीक है, ये CD जो हमारी गर्ल है छुप चुकी है, पिंक कलर गर्ल ये छुप चुकी है पिंक कलर के पीछे, और ये जो हमारा लैम्प पोस्ट है ये येलो कलर के पीछे छुपा देते हैं। कलरिंग से थोड़ा सा क्या होता है, हमारा माइंड ज्यादा फोकस कर पाता है ट्राइंगल्स को। ठीक है, अच्छी खासी फिगर थी, मैम ने तो बस अपनी कलरिंग कर दी उसमें। ठीक है भाई, मैं आपकी आर्ट टीचर तो हूं नहीं, तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स को फोकस करवाना चाहती थी, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक येलो वाली ट्राइंगल। अब देखो मैं इजीली बोल रही हूँ येलो वाली ट्राइंगल, आप बिल्कुल मेरे साथ साथ बोल रहे हैं ABE। एंड पिंक वाली ट्राइंगल बोलो CDE। बहुत ही सिंपल हो गया कलर से। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर करना चाहती हूँ। आपको तो मालूम है, अभी अभी हमने जो है AAA या AA वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो येलो वाली ट्राइंगल है, तो इसमें आपको मालूम है लैम्प पोस्ट जो है ना सीधा है, सीधा मतलब 90 डिग्री है, और जो गर्ल है वो भी सीधी खड़ी है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो हम शो कर देते हैं यहाँ पर एंगल ABE
इक्वल टू एंगल CDE इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल E है वो कॉमन है। ये जो एंगल E है ग्रीन से दिखा रही हूँ, ये कॉमन है, तो ये दोनों में है तो लिख देते हैं कॉमन। हम लिख देंगे एंगल ABE ट्रायंगल में ये हो जाएगा एंगल AEB इक्वल टू एंगल CED और इसका रीजन रहेगा कॉमन। ठीक है, अब तीसरे एंगल की टेंशन मत लो, हम सीधा सीधा लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे B का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है? D है, B सेंटर में है तो D यहाँ पर सेंटर में हो गया। ठीक है, E का कॉरेस्पॉन्डेंस E है, E यहाँ लास्ट में है तो E यहाँ पर लास्ट, तो ये तो CDE हो गया ना, कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना। और रीजन हम लिखेंगे डबल ए लिख दो, पूरी लाइन लिखना चाहते हो पूरी लाइन लिख लो, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, या डबल ए भी लिखोगे चलेगा। क्लास 10th में हम सिमिलैरिटी ही पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहीं हेल्प होती है तो सिंबल से तो पता लग ही जाता ना कि ये सिमिलैरिटी है, तो डबल ए सिमिलैरिटी का ही क्राइटेरियन है। ऐसा क्यों किया? सिमिलैरिटी की जरूरत कहाँ पड़ी? आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वो बुर्ज खलीफा उसकी हाइट निकालनी है। रियल लाइफ जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं वहां पर इस तरह से सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स यूज होती है। अब देखो ये गर्ल बेचारी चल रही है लैंप पोस्ट से, उसकी हमें शेडो की लेंथ फाइंड करनी है, कितना इजी हो गया ना हमारा सिमिलैरिटी। अभी देखो हम गर्ल की ये जो शेडो है DE कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों सिमिलर होने से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है ना, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हमने बोल दिया सिमिलर है तो उसकी साइड्स जो है वो रेशियो में, इक्वल रेशियो में हो जाएंगी, तो हम वो साइड जरूर लिखेंगे जो गिवन है और जो फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB अपॉन क्या लिखेंगे CD इक्वल टू DE जरूर होना चाहिए, अगर DE लेना है तो BE भी लेना पड़ेगा हमें, BE अपॉन DE। सारी साइड्स का रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बात करें वैल्यूज को, हम जस्ट पुट करते हैं AB। अगर हम ऊपर देखें टॉवर की जो हमारा लैंप पोस्ट है, बेसिकली AB की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है, यूनिट नहीं लिख रही हूं मैं यहाँ पे। CD जो है 90, जो हम ऊपर 0.9 मीटर कैलकुलेट कर चुके हैं। BE जो है BE जो है वो हम लिख सकते हैं BD प्लस DE अपॉन DE। ठीक है, और BD हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 4.8 मीटर, तो BD को रिप्लेस करते हैं DE, हमारे जो मिस्टर X हैं वो फाइंड कर सकते हैं हम। इसको सॉल्व कर दें 3.6 और 0.9, तो अगर हम ये सॉल्व करें तो 0.9 1s आर 0.9 और ये 4s आर 3.6, तो ये हो गया 4 इक्वल टू BD हमने ऊपर कैलकुलेट किया 4.8 प्लस DE अपॉन DE। ठीक है, तो DE यहां पर आ गया 4DE इक्वल टू 4.8 प्लस DE को एक बार x से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर करना तो ऊपर भी कर सकते हैं, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x। अब ये जो x महाशय दोनों हैं इनको LHS में ले आते हैं हम, सीधा सॉल्व कर दूं आपको समझ में आएगा ही, 4x और ये x उधर आके माइनस, तो ये हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 4.8 और यहाँ पर x हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाई 3, 4.8 डिवाइड बाई 3 कैंसिल करें हम तो कैंसिल, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 1 18 मतलब 3 6 आर 18, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 1.6 मीटर, और बेसिकली क्या है 1.6 मीटर? x है क्या? x DE, और DE क्या है? DE है हमारी लेंथ ऑफ शेडो जो हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो x पे हम नहीं छोड़ेंगे, x थोड़ी ना उन्होंने पूछा है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड भी लिख देते हैं, आफ्टर 4 सेकेंड इज इक्वल टू 1.6 मीटर, और ये हमारा आंसर। सो AAA क्राइटेरियन को प्रूव करने के बाद, एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और देखते हैं क्वेश्चन 1।
क्वेश्चन 1 क्या है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। एनसीईआरटी बुक में फिगर 6.34 जो है क्वेश्चन 1 के अंडर बहुत सारी फिगर्स दी गई हैं। उन्होंने आगे बोला है उनमें से स्टेट विच पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स, सिर्फ वही ट्राइंगल्स हमने चूज करनी है जहां पर हमारा जो अभी अभी हमने क्राइटेरियन पढ़ा, मतलब कि ट्रिपल ए या डबल ए यूज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सेशन में वही चीजें यहाँ पे पिक की हैं, वही पार्ट्स मैंने पिक किए हैं जहाँ पे डबल ए या ट्रिपल ए लग सकता है। अब आप सोचोगे मैम बाकी तो हम तभी करेंगे ना जब हम फर्दर क्राइटेरियन स्टडी करेंगे, तो सिर्फ वही 2 पार्ट्स मैंने पहले से ही पिक कर लिए हैं। अगर आप बुक में देखो तो आपको इजीली पता लग जाएंगे ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसमें सिर्फ एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों पार्ट्स मुझे मिले, पार्ट 1 मिला और पार्ट 6 मिला। ठीक है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब हमें देखते ही तो पता लग ही रहा है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या ट्रिपल ए या डबल ए हमारा हो रहा है। एंड हमें क्या करना है, राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमें 2 चीजें बतानी है, पूरे जितने भी पार्ट्स हैं पहले तो ढूंढना है कि ट्रिपल ए या डबल ए कहाँ लगेगा। ढूंढने के बाद हमें बताना है कि ये ट्रिपल ए या डबल ए वाला है, और साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि सिंबॉलिक फॉर्म कौन सी है, क्योंकि आपको मालूम है जैसा कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है एबीसी डीईएफ का रिलेशन है, तो अगर एबीसी है तो डीईएफ है, अगर एसीबी करेंगे तो वो डीईएफ नहीं रहेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस की कहानी आपको मालूम है, तो कुछ हम ऐसा ही कंसीडर करेंगे। पार्ट 1 में अगर पहले सॉल्व करूं तो पार्ट 1 में एक ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर एंगल ए और एंगल पी दोनों 60 डिग्री है ना, ये शो करना पड़ेगा। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों 80 डिग्री हैं, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू ये 40 डिग्री है। रीजन दे दिया ना इक्वालिटी का, रीजन 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री। तो हम क्योंकि 3 एंगल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए का कॉरेस्पॉन्डेंस P है, B का Q है, C का R है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और क्राइटेरियन लिख देते हैं, तीनों एंगल यूज किए हैं तो ट्रिपल ए। दैट्स ऑल, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही पार्ट 6 की हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, और यहां पर हम इक्वालिटी एंगल डी जो है वो 70 डिग्री है, लेकिन 70 डिग्री वाला कोई एंगल नहीं मिल रहा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब एंगल एफ की बात करें तो हमें मालूम ही नहीं है एंगल एफ क्या है, लेकिन एंगल आर जो है वो गिवन है, हम पहले वही लिख रहे हैं जो गिवन है, एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो एंगल बच गए, कौन से एंगल बचे एक बार फिगर में देखें हम। एक तो एंगल एफ हमें चाहिए और एक एंगल पी चाहिए। किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल अगर आपके पास है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, एंगल एफ और एंगल पी निकाल लेते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे कि सिमिलर है या नहीं है। तो अगर एंगल एफ निकालना है तो एंगल एफ होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कितना हुआ, 180 माइनस 70 करेंगे 110। ठीक है, 110 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और 110 माइनस 80 करेंगे तो 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री एफ जो आया वो एंगल एंगल आर और एंगल एफ 30 डिग्री हो चुके हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एंगल पी की, तो एंगल पी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो 180 माइनस 80 क्या हुआ, 100 माइनस 30 क्या हो गया, 70 डिग्री। तो एंगल पी और डी इक्वल हो गए। तो एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, ये तो गिवन था। एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ किसके इक्वल आया, एंगल एफ हमारा है 30 डिग्री, और दूसरा 30 डिग्री कौन है, आर, ये हो गया 30 डिग्री।
तीनों एंगल हो गए, एक बार फोकस डालें तो ये तीनों एंगल पे ध्यान दो, ये तीनों एंगल हो चुके हैं, DEF PQR के इक्वल हो चुका है, तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल D का कॉरस्पॉन्डेंस P, E का कॉरस्पॉन्डेंस Q, F का कॉरस्पॉन्डेंस R, तो ये हो गया ट्राइंगल DEF इज कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल PQR as well as similar to triangle PQR। correspondence तो है क्योंकि इक्वालिटी है, और यहाँ पर क्योंकि एंगल की इक्वालिटी है तो कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं होगी, वो सिमिलैरिटी होगी। रीजन लिख देते हैं, हमने तीनों एंगल यूज किए हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा AAA। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 6.3 का। आगे मैं सीधा लेके जाऊंगी आपको क्वेश्चन 3 में, क्योंकि जो बीच के क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं डेफिनेटली वो कुछ और क्राइटेरियन वाले हैं। तो अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, मतलब कि एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, तो ट्रेपीजियम ड्रॉ कर ही लें हम एक बार पहले। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम, आपको मालूम है ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम हमारा बन चुका है और इसमें क्या बोला गया है, AB पैरेलल टू DC है। लिख लेते हैं ना पहले हम, AB कौन है, CD कौन है, ये A है, ये B है, ये AB है तो C यहाँ होगा और D यहाँ होगा, और यहाँ पे AB जो है वो DC से पैरेलल है, दिखा दिया हमने पैरेलल। ओके जी, साथ में क्या बोला, शुरू में ही बोला डायगोनल्स AC एंड BD। एक बार डायगोनल बना लेते हैं मेरी अच्छी वाली ड्राइंग के साथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, जिगजैग तो वो मेरी ड्राइंग ही है, जस्ट बियर विद माय ड्राइंग, राइट। AC and BD diagonals of trapezium ABCD, AB parallel DC intersect each other at point O। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें इजीली दिख रहा है, मेरी ड्राइंग कैसी भी हो पॉइंट तो दिख ही रहा है ना। नाम भी तो दे देते हैं, ये सुंदर सा नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, क्या है, O। ठीक है, O हमने दिया नहीं है, क्वेश्चन में ही है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, ऑब्वियसली कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, AA या AAA। हमें शो करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है जी, क्लियर हो गया हमें, तो फिगर तो है बन ही गई। अब हम लिखते हैं गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अभी तक मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको ये गिवन और ये टू प्रूव का तो आइडिया आ ही चुका है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता सबसे पहले गिवन टू प्रूव वाले क्वेश्चन है, लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। और ABCD ट्रेपीजियम जब भी लिखेंगे ना मेंशन करेंगे कौन किसके साथ पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, बस इतना ही गिवन है। टू प्रूफ में अगर हम बात करें तो टू प्रूफ तो मैथमेटिकल फॉर्म क्वेश्चन में ही है, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। इन्होंने हिंट दे दिया क्वेश्चन में कि आप सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरियन यूज करो, भाई हिंट दे दिया, हमने करना तो यही था, आपने हिंट ऐसे ही दे दिया, चलो दे दिया तो अच्छी बात है। प्रूफ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करना है। अभी देखो हमें OA OC OB OD चाहिए, OA ये रहा, ठीक है, OC ये रहा, OB ये रहा, OD ये रहा, तो ट्राइंगल कौन सी होगी, AOD ट्राइंगल हो जाएगी ना यहाँ पर, और ये BOC ट्राइंगल हो जाएगी कुछ इस तरह से। और ये दो पैरेलल लाइन है ना, इससे हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल ले लेंगे। ठीक है, ये टिक हटा देती हूँ। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने का मतलब हमारा ये वाला एंगल जो है एंगल C, वो हमारा एंगल A के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल D हमारा एंगल B के इक्वल होगा। अभी ये जो मैंने टिक हटाया था मैं वापस लगाते हूँ, ये चारों साइड्स हमें चाहिए। और ऑल्टरनेट एंगल से हमें आइडिया हो गया कि हमें ये ODC ट्राइंगल जो दिख रही है, या OBA ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों ट्राइंगल लेने से हमारा काम बन जाएगा। ये टिक हटा देती हूँ। ठीक है, ड्राइंग कर दूं मैं अपनी एक, ये हमारी हो गई ग्रीन वाली ट्राइंगल। ठीक है, आपको समझाते समझाते शायद मेरी ड्राइंग कभी तो अच्छी हो जाएगी। और एक हम ले लेते हैं नीचे ये ब्लू वाली ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल हम बेसिकली लेना चाहते हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स पे हम सिमिलैरिटी लगाना चाहते हैं।
तो अब आपको कलर से आइडिया हो गया, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। अब आप सोचोगे मैम ने DOC लिया, D तो लेफ्ट वाला लिया, B राइट वाला ले लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो एंगल D है ना, ये एंगल B के इक्वल है, तो D का कॉरेस्पॉन्डेंस B ही होने वाला है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। और ये जो एंगल A है इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल C होने वाला है। ठीक है, C और A को साथ में रखा। ये एक तरीके होते हैं, आपको भी मेरे साथ समझ आ जाएंगे साथ साथ प्रैक्टिस से। तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल D और B लेना चाहती हूँ, तो एंगल D किस हिसाब से बनेगा, D सेंटर में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ODC इक्वल टू एंगल B सेंटर में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा OBA। साथ के साथ C और A भी लिख देते हैं। एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO। देखो एंगल D और B की इक्वालिटी दिखा दी, एंगल C और एंगल A की इक्वालिटी दिखा दी। दोनों का रीजन हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन भी तो बतानी पड़ेगी, पैरेलल लाइंस DC एंड AB, है ना। दो एंगल हो गया ना, बस करो। तीसरा एंगल हो सकता है, आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो सकता है, कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो आप, बट छोड़ो, दो एंगल हो गया, छोड़ दो। हम लिख देंगे यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल D का कॉरेस्पॉन्डेंस B है, B लिख दिया हमने, O का O है और C का A है। ये तो पहले मैंने ऊपर बता दिया था। और क्राइटेरियन हमने AA वाला लिया है, AA वाला ले लेते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो चुकी हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होगी ना। सारी रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में टू प्रूफ में बोला है वही लेंगे। ठीक है, OA OC OB OD यही होना चाहिए। तो DOC में हमें क्या मिलेगा, हमें OD मिल सकता है, OC मिल सकता है ना। तो DO अगर मैंने ले लिया, DO को हम OD लिखते हैं। ठीक है, अगर हमने DO ले लिया मतलब OD ले लिया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस पहले दो लिए ना, तो इधर पहले दो लेने होंगे, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, BO या OB। ठीक है, इक्वल टू, देखो OD भी आ गया, OB भी आ गया, OA चाहिए, OC चाहिए। OC मतलब ये लास्ट के दो लिए हमने OC, तो ये लास्ट के दो लेने होंगे OA। अब देखो कुछ ऐसा ही हमें चाहिए तो ऐसा, लेकिन सब उल्टा पुल्टा है ना। इसको करते हैं हम सब सीधा सीधा। कैसे करेंगे, टू प्रूफ में हमें ये देखो OA OC, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, OB अपॉन OD इक्वल टू OA अपॉन OC। अब LHS RHS उल्टा पुल्टा हो गया, इसको भी सीधा करते हैं, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। थोड़ा स्मार्टली लेते हैं ना, तो फिर इतना दो स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही लिखते हैं हम अपने फेवरेट टू वर्ड्स, दो अक्षर मैथ्स के फेवरेट, हेंस प्रूव्ड। तो क्यों बच्चा पार्टी, कैसा लग रहा है। AA क्राइटेरियन को प्रूव करने के बाद सारे क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह निकल रहे हैं, इजीली निकल रहे हैं। पता लग रहा है कि AA ढूंढो, AAA ढूंढो, एंगल्स को ढूंढना तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 6.3 और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS show that triangle RPQ similar to RTS। अब आप सोचोगे मैम ने तो वही क्राइटेरियन ही यूज करना है, तभी तो क्वेश्चन 5 चूज की है, क्वेश्चन 4 कहाँ गया। क्वेश्चन 4 तो किसी दूसरे क्राइटेरियन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। कितनी ट्राइंगल्स हैं, बेसिकली दो ट्राइंगल तो सिमिलर प्रूफ करनी है, लेकिन मेन एक बड़ी ट्राइंगल है PQR, तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल PQR। हो गया ट्राइंगल PQR रेडी हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, S and T आर द पॉइंट ऑन साइड PR and QR। पहले हम लिख तो ले PR कौन है और QR कौन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये P हो गया पॉइंट, ये Q हो गया और ये R हो गया। राइट, S कहाँ पर है, S कहाँ पर है, S है PR पर,
एस है पी आर पर, कहीं पे भी हो सकता है, चलो यहाँ ले लिया हमने, एस महाशय ले लिए हमने यहाँ पर, और टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है क्यू आर पे। ओके जी, कहीं पे भी ले सकते हैं, सेंटर में ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, मिड पॉइंट तो नहीं बोला, तो कहीं पे भी ले सकते हैं। सच दैट एंगल पी, ओके ये जो एंगल पी है, पूरा एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। आर टी एस मतलब कि ये टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी तो ये बनेगा, तो ये ज्वाइन करते हैं, ये कर दिया, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, एक बार फिर से मेरी कौन सा कलर, ग्रीन वाला कलर ले लेते हैं, आर पी क्यू। आर पी क्यू तो कंप्लीट ट्राइंगल ही होगी, रेड कलर तो है ही है, चलो कर ही देते हैं, अब आप क्या ही रहे हो तो ग्रीन कलर, हंसो मत अब, ठीक है कर लेते हैं कलरिंग। कभी ना कभी तो जब आपका ये 10th का मैथ्स खत्म होगा ना मेरी, तब तक ड्राइंग अच्छी हो ही जाएगी, आई बेट। मुझे आप लोगों का थैंक्स बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल होगी, ये वाली ट्राइंगल बोला है ना उन्होंने, आर पी क्यू तो पूरी ट्राइंगल होगी, आर टी एस ब्लू कलर, आर टी एस, ओके जी, चलो ब्लू कलर भी ले लिया हमने, ठीक है। एक बार येलो कलर से वो इक्वालिटी जो छुप गई है ना वो लिखते हैं, एंगल पी किसके इक्वल था, ये रहा एंगल पी, ये किसके इक्वल था, आर टी एस, आर टी एस ये वाला, ओके जी। अब दोनों ट्रायंगल में तो बहुत ही साफ, मतलब देखते ही पता लग रहा है, ये दो एंगल तो हमें पता ही है ना, एंगल पी और ये वाला एंगल टी, और ये एंगल जो आर है ना, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बस दो एंगल की रिक्वायरमेंट थी, हो गया क्वेश्चन, तो देखते ही सॉल्व हो जाता है। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए एकदम। फिर गिवन लिखो, गिवन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में इस तरह से कि कुछ पॉइंट्स है वो हम मेंशन नहीं करेंगे, सीधा एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, राइट। और कुछ तो गिवन नहीं है, कुछ खास गिवन नहीं है, यही गिवन है, कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टू प्रूफ में तो सीधा सीधा आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, और ये रहा हमारा प्रूफ। दोनों ट्राइंगल के कलर्स तो देख ही रहे हैं, सुंदर वाले कलर ग्रीन एंड ब्लू, तो इन ग्रीन ट्राइंगल मत लिख देना एग्जाम में, है ना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ग्रीन वाली तो हो गई, ब्लू वाली पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हो गया आर, कुछ भी ले लो, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस सोचने की जरूरत नहीं है, अभी ना उल्टा सीधा ही लेते हैं, अभी मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं पहले सोच रही थी सीधा लें, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंड लिखा है ना, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी तो नहीं डाली है, दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू आर है, क्यू पी आर है, आर क्यू पी है, ऐसे तो पढ़ा हमने 6th क्लास में 7th क्लास में ट्राइंगल को, तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्यों सोचे हम, ठीक है। दो ट्राइंगल हमने मेंशन कर दी, अब हम लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, क्यों भाई, ये तो गिवन ही है, सिंपल, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आर का नाम क्या होगा, एंगल आर का नाम होगा रुचिका मैम, अरे एंगल आर की बात हो रही है, तो ये होगा पी आर क्यू आर महाशय, रुचिका मैम को बीच में, आर को बीच में, है ना, ठीक है। और ये एंगल आर जो है ना वो छोटे ट्राइंगल में भी है, तो छोटे ट्राइंगल में आर को सेंटर में ले आने का मतलब, ये जो इसके पार्टनर्स हैं ना, टी एंड एस इसके फ्रेंड्स हैं, ये डाल दो, रीजन बताओ कमेंट बॉक्स में, करो वेट, मेरे लिखने से पहले लिखो, चलो। कॉमन दो एंगल हो गए, तीसरा हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, है ना, तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल, अब टू प्रूव में आर पी क्यू था ना, तो आर पी क्यू ही लिखते हैं, चलो कहना मान लेते हैं, आर पी क्यू उल्टा सीधा कर दिया, इज सिमिलर टू, अब टू प्रूव में मत देखो, ठीक है, अब फिगर में देखो, ये दो लाइंस हमें हेल्प करेंगी, ठीक है। अब ये जो बीच में पी है ना, ये बीच में पी है, ये पी किसका कॉरेस्पॉन्डेंस है, टी, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा टी, ठीक है। और यहाँ पर आर का कॉरेस्पॉन्डेंस तो आर ही, तो आर का कॉरेस्पॉन्डेंस तो आर ही, तो ये आर टी एस। अब देखो टू प्रूफ है ना सेम, क्राइटेरियन कौन लिखेगा भाई,
क्राइटेरियन है, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और हमारा फेवरेट मैथ्स के दो अक्षर हेंस प्रूव्ड, है ना। अब ये जो एक्सरसाइज है ना हमारे 6.3 काफी लंबी है, और मैं यहाँ बताऊं ट्रिपल ए क्राइटेरियन हो या डबल ए क्राइटेरियन हो, सबसे इजी क्राइटेरियन है, लेकिन 6.3 एक्सरसाइज ने फायदा उठा लिया। इजी क्राइटेरियन है तो बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए। अब ना थोड़ा हॉल्ट यहाँ पे लेकर आते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर आते हैं, कल पढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस। तब तक आप क्या करो, ये सारे क्वेश्चंस जो है एक बार अच्छे से देखो। क्राइटेरियन हमने पहले प्रूव किया है, पहले वहां पे अच्छे से देखो, सभी क्वेश्चन एक बार देखो, फिगर्स को ग्रीन कलर से ब्लू कलर से सजा सजा के देखो, क्योंकि हमारा जो आई है फोकस डालता है अच्छे से जब कलर्स होते हैं। एग्जाम में तो कलर्स यूज नहीं करेंगे खैर, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ऐसे तो थोड़ा सा आई कैची हो जाते हैं हमारे डायग्राम्स, और हमें मजा भी आता है, मजे के साथ साथ लर्निंग भी अच्छी होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताते रहो कैसा आपको लेक्चर जा रहा है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है वो भी मेंशन करो, आपको मैं साथ के साथ आंसर और उसके जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं वहां पर क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, और मेरे फेवरेट दो लाइन्स रिपीट करो मेरे साथ, कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग, और यहाँ पर मैं बोलूंगी गुड बाय।